Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जिसका टाइटल है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर को मैंने पार्ट्स में कवर अप किया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 1 के बारे में। और हम फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1, दैट इज इन दिस चैप्टर। ये जो टॉपिक है ये आपके पेज नंबर 2 पे है। सेकंड, challenges for the new nation state. थर्ड, 3 challenges. आप अपनी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस वीडियो को देखें अपनी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। चलिए इस पेज में क्या कंटेंट लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम बात करेंगे द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट वो वेरी डिफिकल्ट। जो पहले के कुछ साल थे जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, जब वो आज़ाद हो गया था, वो बहुत डिफिकल्ट थे, अर्थात अत्यंत कठिन थे। द कंट्री हैड टू फेस मेनी बिग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, देश को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। रिलेटेड टू अर्थात किस संदर्भ में, जैसे कि यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता। सेकंड, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कीपिंग द होल कंट्री टुगेदर। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कहते हैं क्षेत्रीय अखंडता। कीपिंग द होल कंट्री टुगेदर मतलब पूरे देश को एकजुट रखना। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट हाउ इंडिया हैंडल 3 मेजर प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे भारत ने हैंडल किया, अर्थात कैसे उसने इन जो 3 बड़ी चुनौतियां थीं, जो 3 बड़ी समस्याएं थे, प्रॉब्लम्स थे, उन्हें कैसे संभाला अर्थात नियंत्रण किया। इन द फर्स्ट 10 ईयर्स आफ्टर 1947, 1947 की आज़ादी के 10 साल जो पहले थे उन सब में ये जो मेजर प्रॉब्लम्स आए उसे कैसे संभाला। पहले हम बात करेंगे फ्रीडम केम विथ पार्टीशन, मतलब विभाजन के साथ स्वतंत्रता की बात करते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम बट एट द सेम टाइम, तो भारत को आज़ादी तो मिली, वो स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसी समय द कंट्री वॉज डिवाइडेड, दैट इज उस समय उसी के साथ क्या हुआ, भारत का क्या हुआ, विभाजन भी हुआ था। दिस कॉज ह्यूज वायलेंस, इसकी वजह से भारी हिंसा हुई। मैनी पीपल हैड टू लीव देयर होम्स, बहुत सारे लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा। एंड इट शुक द आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग अ सेकुलर कंट्री, तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, भारत के जो धर्मनिरपेक्ष देश होने का विचार था उसे हिला दिया। वेयर ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, जहाँ पे जितने भी धर्म हैं सभी को एक समान माना जाता था। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्रिंसली स्टेट हैड टू बी ज्वाइंट विद इंडिया। मतलब देखिए, प्रिंसली स्टेट को हिंदी में कहते हैं रियासतें, तो कहीं ना कहीं रियासतों को भारत में शामिल करना पड़ा। इंडिया हैड मेनी स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड बाय किंग्स, तो भारत के पास बहुत सारी रियासतें थीं जिन्हें कौन रूल करता था, किंग रूल करते थे, अर्थात राजाओं द्वारा शासित किया जाता था ये जो प्रिंसली स्टेट थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ, जब वो स्वतंत्र हुआ, these स्टेट हैड टू बी पीसफुली मर्ज इनटू वन इंडियन यूनियन, तो ये जो रियासतें हैं इन्हें कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण मर्ज करना था, किसमें, एक इंडियन यूनियन में, अर्थात एक भारतीय संघ में इन्हें विलय करना था। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ये एक महत्वपूर्ण कार्य था। थर्ड, ड्रॉइंग न्यू स्टेट बाउंड्रीज, राज्यों की नई सीमाएं बनाना। फर्स्ट, द कंट्री हैड टू बी डिवाइडेड इनटू न्यू स्टेट्स एंड द रीजन्स, तो जो देश है कहीं ना कहीं उसे विभाजन करना पड़ा, किसमें, इनटू न्यू स्टेट एंड द रीजन में, नए राज्यों और क्षेत्रों में इसे विभाजित किया गया। बेस्ड ऑन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल, जो लोग भाषाएं बोलते थे उनके बेसिस पे। सेकेंड, दिस वॉज नीडेड टू रिस्पेक्ट द विशेस ऑफ पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यह आवश्यक था कि यह आवश्यक था ताकि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जा सके। What next?
अब इसके आगे क्या? द नेक्स्ट टू चैप्टर विल एक्सप्लेन मोर चैलेंजेस। तो जो आगे दो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हमें एक्सप्लेन करेंगे जो मोर चैलेंजेस हैं, अर्थात जो और प्रॉब्लम्स हैं या जो चुनौतियां हैं दैट इंडिया फेस इन इट्स अर्ली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भारत ने इसका सामना किया इन चुनौतियों का आज़ादी के जो स्टार्टिंग ईयर्स थे उनमें। इमेज डिस्क्रिप्शन, दैट इज लेफ्ट बॉक्स। अब इस पेज पे जो पेज नंबर 2 है उस पे एक इमेज बना हुआ है। इन दिस चैप्टर के जस्ट बगल में एक बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या लिखा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इमेज डिस्क्रिप्शन अर्थात हम कह सकते हैं चित्र वर्णन। First, in 1947, Hindus and Muslims in Kolkata showed both happiness for freedom and pain of partition. तो 1947 में जो हिंदूज थे और जो मुस्लिम थे कोलकाता में, वो क्या दिखाते हैं? वो दिखा रहे हैं दैट इज बोथ हैप्पीनेस फॉर फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए खुशी, और पेन ऑफ पार्टीशन, विभाजन का दर्द। द फोटो शोज देम वीविंग इंडिया एंड पाकिस्तान फ्लैग फ्रॉम अ ट्रक। ट्रक से भारत और पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए दिखा रहा है, ये फोटो दर्शा रहा है। थर्ड, इट कैप्चर्ड अ मोमेंट ऑफ बोथ सेलिब्रेशन एंड ट्रेजेडी ड्यूरिंग दैट टाइम। यह उस समय के जश्न और त्रासदी दोनों का क्षण कैद करता है। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 3 को। चलिए इस पेज में क्या लिखा है एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। इसमें हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, नए राष्ट्र राज्यों की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। एट मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। मिडनाइट को हिंदी में कहते हैं मध्य रात्रि, या फिर मध्य रात भी कह सकते हैं, या फिर आधी रात को। मतलब कि 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत को आज़ादी मिली, उसे स्वतंत्रता मिली। ऑन दिस स्पेशल नाइट, इस विशेष रात्रि के दिन, खास रात के दिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री, गेव अ फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उन्होंने एक फेमस स्पीच दिया था, अर्थात एक प्रसिद्ध भाषण दिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, मतलब संविधान सभा में। इट वॉज कॉल्ड द टेरेस विथ डेस्टिनी, और इस स्पीच को क्या कहा गया था? टेरेस विथ डेस्टिनी कहा गया था। टेरेस विथ डेस्टिनी को हिंदी में कहते हैं भाग्य से साक्षात्कार। अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट, यू हैव रीड अबाउट इट। ये ऐतिहासिक क्षण था, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। वॉट डिड इंडिया वॉन्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत को वॉट डिड इंडियंस वॉन्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारतीयों को क्या चाहिए था आज़ादी के बाद, उसे समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, एक लंबी संघर्ष के बाद, इंडियंस फाइनली गॉट फ्रीडम, भारतीयों को क्या मिला? आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। मोस्ट पीपल एग्रीड ऑन टू इम्पॉर्टेंट गोल्स, तो अधिकांश लोग दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर सहमत थे। इंडिया शुड हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब भारत के पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए था। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। पीपल विल इलेक्ट देयर लीडर्स, लोग अपने नेता चुनेंगे। सेकेंड, द गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज। तो जो सरकार होगी वो कार्य करेगी किसके लिए? सभी नागरिकों के कल्याण के लिए, खास तौर पे द पुअर एंड डिसएडवांटेज, जो गरीब हैं और जो वंचित हैं। नाउ दैट इंडिया वॉज फ्री, अब भारत तो आज़ाद हो गया था। द टाइम हैड कम टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम एंड बिल्ड द कंट्री, आज़ादी का वादा पूरा किया जाए और देश का निर्माण किया जाए। बट इट वॉज नॉट ईजी, लेकिन ये आसान नहीं था। इंडिया बिकेम फ्री इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, भारत आज़ाद तो हुआ लेकिन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में, बहुत कठिन परिस्थितियों में। फर्स्ट, नो अदर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन सच अ कॉम्प्लिकेटेड एंड पेनफुल वे एज इंडिया डिड। दूसरे किसी देश को इतनी जटिल और दर्दनाक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई जितनी भारत को हुई। सेकेंड, फ्रीडम ऑल्सो ब्रॉड पार्टीशन विच कॉज, तो स्वतंत्रता क्या लेके आई? विभाजन लेके आई। इसकी वजह से क्या हुआ? ह्यूज वायलेंस हुआ, मतलब भारी हिंसा हुई। पीपल बीइंग फोर्स टू लीव देयर होम, लोगों को ये फोर्स किया गया कि वो अपने घर को छोड़ें। ग्रेट इमोशनल एंड सोशल पेन, गहरा
गहरा भावनात्मक और सामाजिक दर्द। In 1947, India had to start बिल्डिंग द नेशन फ्रॉम स्क्रैच। तो हम कह सकते हैं कि 1947 में भारत को कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण शून्य से शुरू करना पड़ा, while ऑल्सो डीलिंग विद ऑल द क्योस। और उस समय जितने भी क्योस थे उससे भी कहीं ना कहीं से डील करना पड़ा, मतलब उस समय जो भी अराजकता थी या जो अस्त व्यवस्थ परिस्थितियाँ थी उससे भी कहीं ना कहीं झेलना पड़ा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में, अर्थात महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। इवन दो इंडिया फेस मेनी प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई समस्याओं का सामना किया। द लीडर्स स्टे फोकस ऑन द बिगर गोल दैट इज नेशन बिल्डिंग। लेकिन हमारे नेता राष्ट्र निर्माण के विशाल लक्ष्य पर केंद्रित रहे, एंड did not forget that the many challenges ahead, और आने वाली अनेक चुनौतियों को भुलाए नहीं। इमेज डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, अर्थात चित्र वर्णन की बात करते हैं। द फोटो शोज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट। तो पेज नंबर 3 पे एक इमेज बना हुआ है, बॉटम पे चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग के नीचे। चलिए उसमें क्या लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। द फोटो शोज, तो कहीं ना कहीं ये फोटो दिखाता है प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट। जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं वो रेड फोर्ट से बोल रहे हैं ऑन 15 अगस्त 1947 को, एड्रेसिंग द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। वो संबोधित कर रहे हैं किसे, जो नौ स्वतंत्र राष्ट्र है। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 4 के बारे में। चलिए इस पेज पे क्या लिखा है इसे एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। 3 challenges, अब हम बात करेंगे 3 चुनौतियों के बारे में। When India became independent, जब भारत आज़ाद होता है, इट हैड टू फेस 3 मेजर चैलेंज। तो इसको कहीं ना कहीं जो 3 प्रमुख चुनौतियां थी उसका सामना करना पड़ा। फर्स्ट चैलेंज, तो पहली चुनौती क्या थी, दैट इज नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता। India had to build a united nation that respected the huge diversity among its people। तो भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जो अपनी व्यापक विविधता को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करे, आदर करे। इंडिया इज अ बिग कंट्री विथ मेनी लैंग्वेजेस, कल्चर एंड रिलीजन। भारत एक विशाल देश है जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मतलब भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं और धर्म हैं। पीपल फियर दैट सच अ डाइवर्स कंट्री माइट ब्रेक अपार्ट। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये डर था कि इतना जो डाइवर्स कंट्री है, जो ये विविध देश है, कहीं ना ये टूट ना जाए। द पार्टीशन ऑफ 1947 मेड दिस फियर स्ट्रॉन्गर। और ये जो 1947 में पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, कहीं ना कहीं ये जो डर था इसे और इसने क्या किया, मजबूत कर दिया। एज इट कॉज वायलेंस एंड कन्फ्यूजन, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हिंसा और कहीं ना कहीं भ्रम फैल गई। क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड एट दैट टाइम, उस समय कुछ सवाल पूछे गए जैसे कि फर्स्ट, कैन इंडिया स्टे यूनाइटेड, क्या भारत एकजुट रहेगा। सेकेंड, शुड वी फोकस ओनली ऑन यूनिटी एंड इग्नोर अदर डिफरेंसेस, क्या हमें सिर्फ एकता पर ध्यान देना होगा और बाकी मतभेदों को नज़रअंदाज करना होगा। थर्ड, शुड वी रिमूव रीजनल आइडेंटिटीज टू बिकम वन स्ट्रॉन्ग नेशन, क्या क्षेत्रीय पहचान को हटाकर हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहिए। द मेन गोल वॉज टू ब्रिंग ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया टुगेदर। जो मेन गोल था, स्वतंत्र भारत का जो मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिंग ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया टुगेदर इनटू वन यूनाइटेड कंट्री, कि भारत के सभी भागों को एकजुट करना होगा। सेकेंड चैलेंज, अब हम दूसरी चुनौती की बात करते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। इंडिया हैड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम। भारत को बनाना भारत को ये सुनिश्चित करना, इंडिया हैड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम, भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट्स एंड वोटिंग पावर टू ऑल सिटीजन। तो जो भारतीय संविधान था उससे क्या करना था, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और मतदान का अधिकार देना था। इंडिया चोज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत ने किसे चुना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, अर्थात संसदीय सरकार को। वेयर लीडर्स वर इलेक्टेड, जहाँ पे जो लीडर्स थे उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता था, इलेक्ट करना पड़ता था, लोग उन्हें चुनते थे। द एम वॉज टू मेक श्योर दैट एवरी सिटीजन हैड अ वॉइस एंड दैट इलेक्शन वर फ्री एंड फेयर। उद्देश्य यह था कि सुनिश्चित करना था कि हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाए और चुनाव स्वतंत्र
एवं निष्पक्ष हो। कोट फ्रॉम महात्मा गांधी, sorry, this helped ensure that political competition happened in a peaceful and democratic way. ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हो। अब हम समझते हैं कोट फ्रॉम महात्मा गांधी कि महात्मा गांधी कौन सा कोट देते हैं। फर्स्ट, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल बट इंडिया विल बी पार्टीशन। टुमारो विल बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज मोरिंग। तो हम इसे कह सकते हैं कल हम ब्रिटिश शासन से मुक्त होंगे लेकिन भारत विभाजित हो जाएगा। कल का दिन उल्लास का भी होगा और शोक का भी होगा। ये महात्मा गांधी कब कहते हैं? 14 अगस्त 1947 को कहते हैं कोलकाता से। This quote shows that while India was gaining freedom, it also suffered from the pain of partition. ये कोट कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जब भारत आज़ादी प्राप्त कर रहा था उस समय इसे विभाजन का पीड़ा भी सहना पड़ा। The newspaper image from the Hindustan Time dated 26 July 1947. तो इस पेज पे एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो कि 26 जुलाई 1947 की है। अनाउंसिंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, उसमें क्या घोषणा की जा रही है कि जो ब्रिटिश शासन था अब समाप्त हो जाएगा। अनाउंसिंग द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ टू डोमिनियंस दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, और दो स्वतंत्र प्रभु सत्ताओं दैट इज भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण होगा। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं पेज नंबर 5। चलिए इस पेज में क्या लिखा है एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनफ। लोकतांत्रिक संविधान पर्याप्त नहीं है। जस्ट हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनफ। बस एक संविधान होना काफी नहीं है टू हैव अ रियल डेमोक्रेसी, एक असली लोकतंत्र होने के लिए। द रियल चैलेंज इज टू मेक डेमोक्रेसी वर्क इन प्रैक्टिस। तो जो मेन चुनौती थी वो ये थी कि जो लोकतंत्र है उसको व्यवहार में लाया जाए। बाय फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन एवरीडे पॉलिटिक्स, रोजमर्रा की राजनीति में संविधान का पालन करना होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड चैलेंज के बारे में, तीसरी चुनौती के बारे में, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में। इसको हिंदी में कहेंगे सामाजिक विकास के बारे में। India had to make sure that all people, not just few groups, could grow and live well. भारत को कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना होगा कि जो केवल कुछ समूह हैं, मतलब केवल कुछ समूह तक सीमित ना रहकर सभी लोग फल फूल सकें और अच्छी जिंदगी जी सकें। The Constitution gave special help to people who were poor, backward और disadvantaged। तो संविधान ने कुछ स्पेशल हेल्प दिए थे। संविधान ने विशेष सहायता प्रदान की थी। किसको प्रदान की थी? जो कि पुअर थे अर्थात जो कि गरीब थे, जो पिछड़े थे या फिर जो वंचित थे। इट ऑल्सो गेव अ लिस्ट ऑफ गोल। उसने एक सूची दी थी लक्ष्यों की, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फॉर वॉट अ गुड गवर्नमेंट शुड अचीव, जो कि एक अच्छी सरकार को अचीव करना था, जिसमें आता है लाइक रिमूविंग दी पॉवर्टी, मतलब गरीबी को हटाना, एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एवरीवन, और सबके लिए आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। हाउ डिड इंडिया डील विद दीज थ्री चैलेंजेस? अब हम बात करेंगे कि भारत ने कैसे इन तीन जो चुनौतियां हमने पढ़ी उसे कैसे डील किए। द बिग क्वेश्चन इज, तो एक बड़ा सवाल है, डिड इंडिया सक्सीड इन रीचिंग द गोल्स ऑफ यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट? क्या भारत ने एकता, लोकतंत्र और विकास इन लक्ष्यों को हासिल कर लिया? दिस बुक ट्राइज टू आंसर दैट बाय लुकिंग एट द अर्ली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। यह पुस्तक स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों को देखकर इस प्रश्न का उत्तर तलाशती है। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट थ्री चैप्टर ऑफ द बुक एक्सप्लेन। तो किताब के जो पहले तीन अध्याय हैं इस क्रम में यह समझाने का प्रयास करती है कि फर्स्ट, हाउ इंडिया हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल यूनिटी। भारत ने राष्ट्रीयता एकता की समस्याएं से कैसे निपटा या कैसे उसे संभाला। सेकेंड, हाउ डेमोक्रेसी वॉज स्टैब्लिश, लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया गया। थर्ड, हाउ डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी वर अचीव्ड, विकास और समानता को कैसे प्राप्त किया गया। वॉट दिस चैप्टर कवर, इस अध्याय में क्या शामिल करेंगे। दिस चैप्टर विल फोकस ऑन फर्स्ट चैलेंज। इस अध्याय में हम पहली चुनौती के बारे में बात करेंगे, दैट इज नेशन बिल्डिंग, दैट इज राष्ट्र निर्माण पर यह केंद्रित होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया नीडेड टू बिकम वन यूनाइटेड कंट्री। तो आज़ादी के बाद
इंडिया नीड टू बिकम वन यूनाइटेड कंट्री। भारत को एक एकीकृत राष्ट्र बनना था विद अ शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन गोल। एक साझा इतिहास और साझा लक्ष्यों के साथ इंडिया हैड टू, भारत को फर्स्ट ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट रीजन एंड कल्चर। तो जितने भी जो विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ना था। सेकंड, सॉल्व प्रॉब्लम्स बिटवीन स्टेट एंड कम्युनिटीज, राज्यों और समुदायों के बीच उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना था। थर्ड, रिप्रेजेंट द होप्स ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करना था। द नेक्स्ट टू चैप्टर्स विल लुक एट, तो जो आगे के दो चैप्टर्स होंगे उसमें हम क्या देखेंगे, हाउ डेमोक्रेसी वाज सेटअप, लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया गया, हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी वर अचीव्ड, विकास और समानता को कैसे प्राप्त किया गया। स्मॉल नोट दैट इज कार्टून, तो इस पेज पे एक कार्टून बना हुआ है, पेज नंबर 5 पे राइट हैंड साइड पे टॉप पे। अब उसकी बात करते हैं। आई विश आई हैड अ टाइम मशीन so I could go back and see the 15 August 1947 celebration, but it looks different than I expected। तो इसमें ये कहा जा रहा है, काश मेरे पास एक टाइम मशीन होती ताकि मैं वापस जा सकती और जो 15 अगस्त 1947 की जो जश्न थी या जो खुशियाँ थी उसे देख पाती, लेकिन ये सब वैसा नहीं था जैसे मैंने कल्पना की थी। This is a student thinking how freedom felt different from what they had imagined, a mix of joy and pain। हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एक विद्यार्थी यह सोचता है कि स्वतंत्रता का अनुभव उनकी कल्पना से कितना अलग था। यह खुशी थी लेकिन दर्द के साथ मिली थी। स्टैम्प्स एट द बॉटम, उसी पेज पे कुछ स्टैम्प्स बने हुए उसके बारे में बात करते हैं। दीज स्टैम्प्स वर मेड इन 1950, तो ये जो स्टैम्प्स हैं इन्हें 1950 में बनाया गया था टू सेलिब्रेट द फर्स्ट रिपब्लिक डे। तो सेलिब्रेट करना अर्थात उत्सव मनाना या जश्न मनाना, किसका जश्न मनाना था, फर्स्ट रिपब्लिक डे का, मतलब पहली गणतंत्र दिवस का, जो कि ऑन 26 जनवरी को थी। दे रिप्रेजेंट द चैलेंजेस इंडिया फेस एज अ न्यू कंट्री, तो कहीं ना कहीं वे भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में मिल रही चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यू आर आस्क्ड टू थिंक, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि आप सोचें, व्हाट डू दीज स्टैम्प शो अबाउट इंडियाज चैलेंजेस, ये स्टैम्प हमें क्या दिखाते हैं इंडिया की चुनौतियों के बारे में, भारत की चुनौतियों के बारे में। What pictures would you choose if you design these stamps in the 1950? आप कौन से पिक्चर्स को सेलेक्ट करते अगर आपको ये डिज़ाइन करना होता इन स्टैम्प्स को 1950 में तब। उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस वीडियो में कंटेंट था आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप सभी को जेनेसिस पॉलिटिकल साइंस की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस फॉर टुमारो। आप सभी को कल के लिए अग्रिम रूप से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।